गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग घर में हैं, कोई बाहर तो नहीं निकला है ना? आप लोग को आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल और कुछ फॉर्मूलेज हैं ईएमएफ इक्वेशंस पे और उस पर न्यूमेरिकल। ये मैंने क्लास में शायद मैकेनिकल वालों को कराया था, सिविल वालों को नहीं कराया। तो सिविल मैकेनिकल को पूरे को ये यहाँ अपन कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं और ये प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको आज ही सेंड कर दूंगा। तो पहले आप पूरा प्रिंसिपल समझ लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जनरली ये क्वेश्चंस आता ही है। क्वेश्चन आएगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल में आपको बता चुका हूँ, जिसमें ब्रीथर था, कंजर्वेटर टैंक था, बुकोज रिले था, कोर थी, ऑयल था, टैंक था, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा। और उसके साथ प्रिंसिपल भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है और क्या काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या करता है आप सबको मालूम है। ये एक ऐसी स्टैटिक पीस ऑफ डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने का काम में आता है। मतलब या तो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, दोनों चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो स्टेप अप होगा या फिर स्टेप डाउन होगा। ठीक है, तो अभी जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम उसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है या म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। फैराडे ने जो एक लॉ दिया था उस लॉ का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा है, देखिए इधर, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ E का मतलब है इंड्यूस ईएमएफ से, माइनस का मतलब लेंज से, जिसका वो अपोज करेगा, उस माइनस का सिंबल है अपोज करना। N कहलाता है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई कहलाता है फ्लक्स। तो अगर कहीं पर फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे ने हमको बताया कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो इधर वाली होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग इधर वाली होगी। सबको मालूम, प्राइमरी साइड में हम सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिंगल फेज, यहाँ मैंने हर जगह फाई बनाया है, फाई का मतलब फेज से, फेज से। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई हम इसको देते हैं, किसको? ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को। जब हम यहाँ पर प्राइमरी सप्लाई देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, तो इस कोर के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। उस फ्लक्स को कहते हैं अल्टरनेटिंग फ्लक्स। जब भी कोई एक आयरन का पीस है उसके ऊपर आपने वाइंडिंग लपटी और वाइंडिंग के बाद उसमें करंट फ्लो कराई, तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? फ्लक्स जनरेट होगा या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। क्योंकि जो आयरन का पीस होता है वो जस्ट कैसा बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। जब तक आप सप्लाई दे रहे हो तब तक वो मैग्नेट बना रहेगा, जैसे ही आपने सप्लाई अलग कर दी उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर होता है कि ये ट्रांसफार्मर की कोर कहलाती है। ये वाली जो चीज है ये ट्रांसफार्मर की कोर कहलाती है। इधर वाली वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी वाइंडिंग है? ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अभी मैं वाइंडिंग लिख रहा हूँ, ये वाइंडिंग है, ये कोर है। अब हमें ये देखना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज सेकेंडरी साइड में प्रोड्यूस कैसे होता है। यहाँ मैंने 4 वोल्टेज लिखे हैं, चारों आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ अप्लाइड करते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज V1, वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज E1। फेजर डायग्राम में अपन ने देखा था, इस वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज होगा इंड्यूस वोल्टेज, उसको बोलते हैं E2। और यहाँ जो टर्मिनल लास्ट में जो वोल्टेज होगा लोड पे, उसको हम कहते हैं V2। न्यूमेरिक वैल्यू में, न्यूमेरिकल के अंदर जो E2 की वैल्यू है और V2 की वैल्यू है वो बराबर होगी। ऐसे ही E1 की वैल्यू और V1 की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर V1 और E1 होता है प्राइमरी साइड वोल्टेज, E2 और V2 होता है सेकेंडरी साइड वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि जब हम यहाँ सप्लाई देते हैं तो यहाँ एक करंट फ्लो होगी, इस करंट को हम कहते हैं I1। इधर भी एक करंट फ्लो होती है, उस करंट को हम कहते हैं I2। तो
I1 का मतलब होता है करंट एट प्राइमरी साइड, I2 का मतलब होता है करंट एट सेकेंडरी साइड। दोनों साइड की करंट्स लिख ली अपन ने, पहला I1 दूसरा I2। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि जब हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, इसमें यहाँ करंट आई I1, तो यहाँ पर सेकेंडरी में वोल्टेज E2, V2 और I2 हमें कैसे मिला। सुनना, देखिए जैसे ही आपने यहाँ सप्लाई दी तो इस कोर के अंदर क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, उस फ्लक्स को बोलते हैं अल्टरनेटिंग फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन को ही फ्लक्स कहते हैं। तो ये फ्लक्स जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, ये फ्लक्स है। इस फ्लक्स का पाथ ऐसे होगा कि इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग की ओर जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये फ्लक्स ऐसे चला, फिर कोर के थ्रू ऐसे जाएगा और इस सेकेंडरी कॉइल को लिंक करेगा। लिंक करने का मतलब उसको काटेगा। ये जो फ्लक्स है फाई, ये अल्टरनेटिंग नेचर का है। अल्टरनेटिंग नेचर का मतलब कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, मतलब जैसे साइकिल्स होती है ना, ऐसी साइकिल इस टाइप का रहता है। ये वाला अल्टरनेटिंग नेचर का ये फ्लक्स रहता है। जब इस कॉइल को लिंक करता है तो फेराडे ने एक लॉ दिया, उस लॉ को हम क्या कहते हैं, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो ये कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो ईएमएफ होता है उसको हम बोलते हैं E2। अगर हमने यहाँ पर सर्किट को क्लोज कर दिया, क्लोज करने का मतलब कोई हमने बल्ब लगा दिया, कोई ट्यूबलाइट लगा दी, या कोई फैन लगा दिया, या कोई लोड लगा दिया, तो इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो होने लगेगी, I2 करंट फ्लो होने लगेगी। क्लियर है। तो यहाँ सेकेंडरी में वोल्टेज कहां से आता है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आता है या म्यूचुअल इंडक्शन से आता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है एक कॉइल के कारण दूसरे पे इफेक्ट, दूसरी कॉइल के कारण पहले पे इफेक्ट, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम बोलेंगे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है और म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, पूरा एक प्रिंसिपल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ हमने सप्लाई दी, कौन सी सप्लाई, AC सप्लाई। तो यहाँ पर इस कोर के अंदर क्या फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उस फ्लक्स को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग फ्लक्स। फिर क्या होता है, यहाँ फ्लक्स में कुछ फ्लक्स बाहर निकल जाता है, इस इधर जहाँ कुछ फ्लक्स बाहर निकल जाता है उस फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा फ्लक्स होता है यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, वो फ्लक्स जो होगा, ये जो कोर के अंदर है, ध्यान से सुनना, ये कोर के अंदर जो फ्लक्स होता है उसको बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स। ये फ्लक्स चलता हुआ, लिंक करता हुआ सेकेंडरी कॉइल को लिंक करेगा। लिंक करने का मतलब उसको काटेगा। जैसे ही काटता है तो फेराडे के नियम अनुसार इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, E2। और अगर सर्किट को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं कि वहां पर क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा। K का मतलब होता है रेशो से। रेशो से अगर मैंने लिखा V2/V1 अगर मैंने लिखा तो उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेशो। I2/N1 लिखा तो उसको हम बोलते हैं करंट टर्न्स रेशो। और I1/I2 लिखा तो उसको हम बोलते हैं करंट रेशो। यहाँ K का मतलब रेशो से है। अगर V2/V1, V2 क्या होता है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज अपॉन प्राइमरी साइड वोल्टेज। ये मैंने बताया था इक्विवेलेंट सर्किट में K की वैल्यू। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। N2 होता है नंबर ऑफ टर्न एट सेकेंडरी साइड और N1 होता है नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी साइड। तो अपन ने K बराबर क्या लिखा, N2/N1। आगे क्या लिखा है, देखिए फॉर्मूले में I1/I2 उल्टा है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं, V2 और N2। जो I1 होता है वो ऊपर रहता है, I1 ऊपर रहेगा, नीचे I2 रहेगा। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होता है। कभी कभार एग्जाम में आपको 3 वैल्यूज दे देंगे, कोई भी 3, और बोलेंगे चौथी निकालो। फॉर एग्जांपल N2 दिया, N1 नहीं दिया, I1 और I2 दे दिया तो आपको N1 निकालना है। अगर V2 दे दिया, V1 निकालना है तो N2 और N1 दिया रहेगा। मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से एक चीज और पता चली हमें फेराडे लॉ से, वो ये देखिए इधर E = -N dϕ/dt होता है। तो E is proportional to होता है N।
ई को हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, ई को हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ? एन के। एन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उधर वोल्टेज ज्यादा होगा, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उधर वोल्टेज कम होगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। हम नंबर ऑफ टर्न से पता चल जाएगा कि वो स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 10 और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20, तो प्राइमरी में वोल्टेज कम, सेकेंडरी में ज्यादा, तो हम बोलेंगे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्लियर है? ऐसे ही अगर सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी में ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आप लोग पहले ये डायग्राम बना लीजिए। इसकी थ्योरी मैं आपको आज ही व्हाट्सअप करूंगा। ये पूरी थ्योरी कम से कम 6-7 पॉइंट है, आज आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरी का क्वेश्चन आता है। बेसिक प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो कंस्ट्रक्शन में बता चुका हूँ, आज मैंने आपको यहाँ पर प्रिंसिपल बताया कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, इसको उतारिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, सभी लोग जितने भी ऑनलाइन होगा एफबी पे अपना रोल नंबर एंड ब्रांच जरूर मेंशन करें। विजय सर आप लोगों से डेली कंटिन्यू 2-3 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। आप लोग रोल नंबर एंड ब्रांच जरूर डालिए, जल्दी से डाल दीजिए। तो इसको उतारिए, बनाइए जल्दी से। अरे इसको घुमा देना, अरे उठ के घुमा दो भाई, आवाज रिकॉर्ड हो रही है। बोले चले आधा घंटे से काम करो। सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस, ब्रांच एंड रोल नंबर मेंशन करें, ब्रांच एंड रोल नंबर मेंशन करें। निखिल मिश्रा ब्रांच एंड रोल नंबर, ब्रांच एंड रोल नंबर। सभी लोग जितने भी ऑनलाइन हुए हैं वो सब अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर मेंशन करें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज बोर्ड पे लिखा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हो गया? अब देखिए एक क्वेश्चन और ये आता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करता है कि नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता। उसका रीजन ये है कि जब यहाँ आप सप्लाई डीसी दोगे तो जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट नेचर के होगा, वेरिएबल नेचर का नहीं होगा। मतलब एसी वाला नहीं होगा, डीसी वाला फ्लक्स होगा। तो जब डीसी होगा मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता फ्लक्स। तो जब ये फ्लक्स इस कॉइल को लिंक करेगा तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर क्या डीसी पे वर्क करता है? तो अपना आंसर होगा नहीं, ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे वर्क नहीं करता। और अगर डीसी सप्लाई गलती से ट्रांसफार्मर को दे दी तो क्या होगा? प्राइमरी साइड जल जाएगी। ठीक है, कभी भी ट्रांसफार्मर जो है डीसी पे वर्क नहीं करता, ओनली एसी पे वर्क करता है। हर जगह ट्रांसफार्मर का यूज है, मोबाइल के चार्जर में, स्टेबलाइजर में, घर के बाहर जो खंबे हैं उनमें स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, सब जगह आपको ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए ईएमएफ इक्वेशन।
ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ पे बेस एक न्यूमेरिकल अपन करेंगे अभी आज, ठीक है। जल्दी से लिखिए, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जो ईएमएफ होती है इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की होती है 4.44 एफ फाई इंटू एन। ये ईएमएफ इक्वेशन होती है 4.44 कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है, 5 फ्लक्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर मुझे प्राइमरी के लिए निकालना है तो E1 बराबर होगा 4.44 एफ फाई इंटू एन 1, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 होगा। अगर E2 निकालना है तो फॉर्मूला होगा 4.44 एफ फाई इंटू N2। N2 क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न एट सेकेंडरी साइड। एक फॉर्मूला आपको ये हमेशा याद रखना है, जो K होता है वो होता है V2 बाई V1 बराबर होता है N2 बाई N1 के। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है V2, यहाँ लिखा है E2, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है, सेम है। आप चाहे V2 बोल लो, चाहे E2 बोल लो, आप चाहे V1 बोल लो, चाहे E1 बोल लो। कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा भी लिखा है VP और EP। VP मतलब प्राइमरी साइड वोल्टेज, EP मतलब भी प्राइमरी साइड वोल्टेज। आपको दोनों चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। चार चीजें हैं सेम है, चाहे आप VP बोलो, चाहे आप V1 बोलो, चाहे आप E1 बोलो, ये सब चीजें, चाहे आप EP बोलो, ये चारों एक ही चीज है। P और 1 एक ही चीज है। 1 का मतलब भी प्राइमरी से है और P का मतलब भी प्राइमरी से, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। एक चीज और निकालने को इसके अंदर आती है, वो आती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो Vmax निकालने को पूछता है एग्जाम में, तो फॉर्मूला होगा phi max अपॉन A। phi max अपॉन A ये न्यूमेरिकल में निकालने को पूछता है आपसे, phi max अपॉन A। मैक्सिमम फ्लक्स तो ये phi m होगा, ये भी phi m होगा और ये भी phi m होगा। ये मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से निकलता है अपना, तो ये वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से हम निकाल के यहाँ रखेंगे। एरिया आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो इसमें पुट करोगे तो Vmax निकलेगा। जो phi max होता है उसकी यूनिट होती है वेबर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसकी एक यूनिट और होती है, उसको हम कहते हैं टेस्ला। तो एग्जाम में ईएमएफ इक्वेशन पे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसके साथ आपसे Vmax पूछता है। Vmax कहलाती है मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो Vmax कहलाता है phi अपॉन A। यहाँ पर phi अपॉन A, phi की यूनिट्स होती है वेबर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। एग्जाम में आपको एरिया हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया जाए तो आपको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इतना उतारिए जल्दी से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल आता है।
ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, V2 बाई V1 बराबर N2 बाई N1। ठीक है, अगर तीन वैल्यूज आपको गिवन है तो एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। सपोज V2 निकालना है, V1 दिया है, N2 दिया है, N1 दिया है, तो मल्टीप्लाई करके V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही Bmax की वैल्यू अगर निकालना है तो फॉर्मूला 5x अपॉन a, ये 5 की वैल्यू जो ईएमएफ इक्वेशन अपन ने ऊपर लिखी है उनकी वहां से उठाकर 5 की वैल्यू यहाँ पुट करना है तो हमें Bmax मिलेगा। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देखें, लिखिए क्वेश्चन। ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज, ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज, ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज transformer has 80 turns on the primary winding। 80 turns मतलब N1 की वैल्यू आपको दी है 80 turns on the primary winding and 280 turns in the secondary winding, and 280 turns on the secondary winding। मतलब N1 और N2 आपको गिवन है, N1 दिया है 80 एंड N2 दिया है 280, N2 दिया है 280। आगे लिखिए द सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके बाद द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग इज 240 वोल्ट, इज 240 वोल्ट या 240 वोल्ट। मतलब आपको V1 दिया हुआ है 240 वोल्ट। The primary side voltage या applied voltage across the primary winding is 240 volt। ठीक है, आगे लिखो कैलकुलेट induced EMF, calculate induced EMF in the secondary winding। मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो V2 पूछ रहा है, V2 कितना होगा, तो तीन चीजें देखो मालूम है, N1 मालूम, N2 मालूम और V1 मालूम। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसको हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, V1 की वैल्यू निकालना है कि V2 की, V2 की वैल्यू निकालना है। V1 को यहाँ ले जाना, डिवाइड करना, V1 का मल्टीप्लाई करना, तो आपको V2 निकल जाएगा। V2 मतलब इंड्यूस वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड। पहली चीज ये आपसे पूछी है जो निकल जाएगी। दूसरी चीज पूछी है, लिखें इंड्यूस ईएमएफ हो गया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम magnetic flux density, maximum magnetic flux density in the core, maximum magnetic flux density in the core। मतलब आपको जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, Bmax पूछा गया है। वो फॉर्मूला क्या होता है, 5max अपॉन a। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। Bmax पूछ रहा है, पहला तो V2 क्लियर है, सबसे बन ही जाएगा। अब Bmax कैसे निकालना है, देखिए EMF इक्वेशन में जो फॉर्मूला होता है E1 बराबर होता है 4.44 A5, इसके साथ में आपका आता है N1। तो E1 और V1 एक ही चीज है। यहाँ देखो E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 240, 4.44 कांस्टेंट। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी है 50। फाई की वैल्यू जो 5max निकालना है ये नहीं मालूम 5max, और N1 कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी साइड 80। यहाँ देखिए 4.44 एज इट इज आएगा। E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 240। तो इस फॉर्मूले से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, 5max निकालोगे। ठीक है, अब नहीं दिया तो क्या दिया, नहीं दिया वो दिया है एरिया। लिखें द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया of the magnetic material of core, the net cross section area of the core, ऐसा लिखो the net cross section area of the core can be taken 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A आपको गिवन है, A आपको दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो 200 लिखेंगे इनटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10⁻², बट यहाँ है स्क्वायर तो हम लिखेंगे 10⁻⁴। ये एरिया याद रखिएगा, ये से पुट करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, 5max की वैल्यू निकालना है पहले, फिर एरिया की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5x अपॉन a, तो आपको मिल जाएगा Bmax। ठीक है, निकालिए, कैलकुलेट करिए जिसको
कितना आ रहा है बताइए। सभी लोगों को निकालना है V2 की वैल्यू एंड Bmax की वैल्यू। Bmax की वैल्यू निकालने के लिए 5max की वैल्यू पहले आएगी। 5max की वैल्यू जैसे ही आ जाए उसमें एरिया से डिवाइड कर दो। एरिया कितना दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड करेंगे तो Bmax को निकल जाएगा। और Bmax की जो यूनिट होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है या फिर टेस्ला, है ना। निकालिए जब भी सभी लोग निकालिए। V2 कितना आया V2 आएगा 840 वोल्ट। V2 की वैल्यू आएगी 840 वोल्ट 840। और जो Bmax आएगा आपका वो Bmax आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं आप लोग देखना, 0.675 यूनिट होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा आपका 0.675। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल की थ्योरी और इस न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्यूशन मैं आज आपको व्हाट्सएप भी करूंगा। अभी आप लोग अपना निकालें, 0.675 इसका आंसर आएगा, निकाल के देखिए। और बाकी नोट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा। कल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाएंगे ऑल डे इफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर की जो इफिशिएंसी होती है हमने अभी पढ़ी है नॉर्मल इफिशिएंसी। अब हम पूरे एक ट्रांसफार्मर को लेंगे और उसमें दिन भर की इफिशिएंसी के उस ट्रांसफार्मर को दिन भर में कितने लोडों पे लगाया गया और दिन भर की जो इफिशिएंसी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। कभी कभार एग्जाम में ऑल डे इफिशिएंसी पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अगली क्लास में कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, कल क्लास मिस मत करिएगा। ठीक है, ऑल डे एफिशिएंसी टॉपिक रहेगा और उस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग सभी लोग जब कल क्लास में आए एफबी पे लाइव तो अपने अपने कैलकुलेटर साथ में लेके आइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है कल की, आप लोगों को आना है। ठीक है, जो लोग अभी एफबी पे ऑनलाइन आए हैं वो अपनी ब्रांच और रोल नंबर जरूर डालें, जरूर मेंशन करें ब्रांच एंड रोल नंबर। ठीक है, ओके। अभी केमिस्ट्री की क्लास होगी 5 मिनट बाद, आप लोग केमिस्ट्री नीलू मैडम या अर्चना मैडम से लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।